नमो नमः। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय थानागढ़ जी अलवर की तरफ से मैं डॉक्टर दीप्ति राठौड़ सहचार्य संस्कृत आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सदूढलापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला नमस्तस्मै कृतायेन रम्या रामायणी कथा। पूर्व के व्याख्यान में हमने रामायण के सामान्य परिचय पर चर्चा की थी। आज जो विषय है उसी व्याख्यान के सातत्य में आज जो विषय है वो है रामायण का कथानक और उसका रचनाकार। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने पूर्व व्याख्यान में भी आपसे कहा, स्पष्ट कर चुकी हूँ कि रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम और आदर्श गुणों से भरपूर श्री राम के जीवन का प्रतिपादन किया गया है। इसका कथानक कांडों और सर्गों में विभक्त किया गया है। 7 कांड हैं, 645 सर्ग हैं और 24,000 श्लोक हैं। इसीलिए इसे चतुर्विंशति साहस्री संहिता भी कहा जाता है। पहला जो है वो है बालकांड। इसमें 77 सर्ग हैं, 77 सर्गों में विभक्त है यह काव्य, यह कांड। और इसमें राम जन्म, कैशोर्य और कौमार्य अवस्था, राम लक्ष्मण का विश्वामित्र के साथ जाकर वन में राक्षस वध एवं यज्ञ रक्षा, जनकपुरी में शिव धनुष भंग करके जनक की पुत्री सीता के साथ राम का विवाह तथा अन्य भाइयों का जनक की अन्य पुत्रियों के साथ विवाह वर्णित है। दूसरा कांड, द्वितीय कांड जो है वो अयोध्या कांड के नाम से है और इसमें 119 सर्ग हैं। इनमें राम का राज्याभिषेक का आयोजन, ईर्ष्या से दग्ध एवं क्रुद्ध कैकेयी के द्वारा राज्याभिषेक में विघ्न, राजा दशरथ की वचन पूर्ति के लिए राम का सीता एवं लक्ष्मण सहित वनगमन, दशरथ की मृत्यु, ननिहाल से लौटने पर सारा वृत्तांत जानकर भरत का सेना सहित चित्रकूट प्रयाण, राम को अयोध्या लौटाने का सफल प्रयत्न, भरत का अयोध्या लौटकर नंदीग्राम में निवास करना आदि प्रमुख घटनाएं वर्णित हैं। तीसरा है अरण्यकांड। यह 75 सर्ग में सिमटा हुआ है। इसमें राम का सीता एवं लक्ष्मण के साथ दंडक वन में निवास करना, राक्षसों से संघर्ष का सूत्रपात करना, खरदूषण आदि 14,000 राक्षसों का वध, रावण द्वारा कपट योजना से सीता का अपहरण तथा राम की व्याकुलता, विलाप एवं सीता की खोज का वर्णन है। चतुर्थ जो है वो है किष्किंधा कांड। यह 67 सर्गों में सिमटा हुआ है। यह रामायण का सबसे छोटा कांड है। प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रामायण का सबसे छोटा कांड कौन सा है, तो आप लिख सकते हैं किष्किंधा कांड है। इसमें सीतान्वेषण में तत्पर, राम की सुग्रीवादि से मैत्री, बालिका वध, हनुमान का अन्य वानरों सहित सीता की खोज में जाना तथा समुद्र तट पर पहुंचकर हनुमान का समुद्र लांघने के लिए उत्साह प्रकट करना आदि प्रमुख घटनाएं हैं। पांचवा है सुंदरकांड। यह 68 सर्गों में समाया हुआ है। इसमें हनुमान का समुद्र संतरण करके, समुद्र को पार करके लंका पहुंचना, रावण का विपुल ऐश्वर्य, हनुमान एवं सीता की भेंट, लंका दहन तथा सीता की चूड़ामणि एवं संदेश सहित हनुमान का वापस किष्किंधा नगरी में आकर राम से मिलना आदि प्रमुख घटनाएं वर्णित हैं। छठा है युद्धकांड। इसमें 128 सर्ग हैं। यह रामायण का सबसे बड़ा कांड है। इसमें राम के द्वारा रावण का वध मुख्य घटना है। इस कांड में राम एवं लक्ष्मण अपने सैन्य की सहायता से रावण एवं उसके समस्त परिजनों का संहार कर देते हैं। लंका में विभीषण का राज्याभिषेक होता है। राम के संदेह निराकरण के लिए सीता अग्नि में प्रवेश करके अपने पातिव्रत्य का प्रमाण देती हैं। वनवास की 14 वर्षीय अवधि पूर्ण हो जाने के कारण सीता लक्ष्मण सहित प्रसन्न राम अन्य प्रमुख वानरों तथा राक्षसों के साथ पुष्पक वन से अयोध्या लौटते हैं।
अयोध्या में सारे भाइयों के मिलन एवं श्री राम के राज्याभिषेक के साथ यह कांड समाप्त हो जाता है। 7वां जो कांड है वो है उत्तरकांड, जिसमें 111 सर्ग हैं। यह रामायण का अंतिम कांड है। इसमें दूसरी कथाएं बहुत ज़्यादा हैं, अवान्तर कथाएं हैं। राम से प्रारंभिक 35 सर्गों में तो अगस्त्य मुनि राम को रावण के वंश, जन्म, पराक्रम, वर, प्राप्ति आदि का विस्तृत इतिहास सुनाते हैं। उसके बाद सीता विषयक जनापवाद सुनकर राम द्वारा सीता का निर्वासन, फिर वाल्मीकि आश्रम में सीता को आश्रय, वहीं कुश और लव का जन्म, राम का अश्वमेध यज्ञ, कुशलव का रामायण गान, राज्यसभा में अपने शुद्ध चरित्र का प्रमाण देती हुई सीता का रसातल प्रवेश तथा अंत में राम की जल समाधि आदि घटनाएं इसमें वर्णित हैं। जो दूसरा मेरा उपविषय है वो है रामायण का रचना काल, कि इसका जो समय है वो कब है। देखिए, भारतीय जो जनमानस है वो यह परंपरागत विश्वास है भारतीय जनमानस में कि आदि कवि वाल्मीकि और श्री राम समकालीन थे। रामायण का अंतरंग साक्ष्य, 2 प्रकार के प्रमाण की हम बात करेंगे, एक तो अंतः साक्ष्य, एक बाह्य साक्ष्य। अंतः साक्ष्य जो है वो रामायण के अंतर्गत ही जो कथाएं हैं, विषय वस्तु है, उसके आधार पर, और बाह्य साक्ष्य का मतलब उसके बाद के और पूर्व के ग्रंथों के प्रमाणों के आधार पर हमें तय करते हैं कि रामायण का रचना काल क्या रहा होगा। किसी भी ग्रंथ का इसी तरह से रचना काल तय किया जाता है। तो रामायण का अंतः साक्ष्य भी इसी तथ्य की पुष्टि करता है कि राम और वाल्मीकि समकालीन थे, किंतु इस तथ्य से भी कोई सहाय प्राप्त नहीं होता है। राम और वाल्मीकि दोनों का समय ज्ञात भी नहीं है, लेकिन पाश्चात्य विद्वान जो हैं वो राम की ऐतिहासिकता पर संदेह करते हैं। पिछले वर्षों में आपने भी कई बार दूरदर्शन पर राम जन्मभूमि पर जो तर्क हुए उस पर आपने उन टिप्पणियों को भी आपने सुना होगा, उन तर्कों को भी आपने सुना होगा। और उनकी दृष्टि से राम जो हैं, पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि से, कि वह एक काल्पनिक चरित्र हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में वाल्मीकि रामायण का समय निर्धारण करने में जो बुद्ध का जो समय है एवं रामायण में चित्रित भारत की राजनीतिक और भौगोलिक जो स्थिति है उसका मुख्य आधार बन जाती है। तो श्री राम वैसे सभी धर्मों के समान भाव में मर्यादा पुरुष के रूप में पूजनीय हैं। बौद्ध साहित्य एवं जैन साहित्य में राम कथा का जो स्पष्ट कथन है, बहुत कई जगह उन्होंने वर्णन किया है, किंतु रामायण में इन धर्मों के विषय में कोई भी उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। जैसा कि बुद्ध के समय में जो कौशल की राजधानी है वो श्रावस्ती थी, जिस पर दशरथ एवं राम के समय में तो कौशल की राजधानी अयोध्या थी। अयोध्या कांड में, उत्तरकांड में, रामायण के उत्तरकांड के 108वें सर्ग के 5वें श्लोक में वो क्या लिखा हुआ भी है, श्रावस्तीति पुरी रम्या श्राविता च लवस्य च। और जो कि लव ने बसाई थी, राम के पुत्र, श्रावस्ती नगरी राम के पुत्र लव ने बसाई थी। दशरथ एवं राम के समय में तो कौशल की राजधानी अयोध्या थी, जैसा कि बालकांड के 5वें सर्ग के 5वें छठे श्लोक में स्पष्ट भी होता है। बुद्ध के समय इस नगरी का नाम अयोध्या न होकर साकेत प्रचलित था। इन दोनों प्रमाणों के आधार पर रामायण की रचना बुद्ध से पूर्व हो चुकी थी। बौद्ध साहित्य एवं जैन साहित्य के प्रमाणों के अतिरिक्त 5वीं शती ईस्वी पूर्व अथवा उसके लगभग की ख्याति प्राप्त कौटिल्य, पाणिनि, भास आदि सभी वाल्मीकि परिचय का अनेक संकेत प्राप्त है। भास के अनेक नाटकों की कथा का आधार भी रामायण है। जब मैंने आपको पहले कहा था कि रामायण जो है वो एक उपजीव्य काव्य भी है, इसके मूल कथानक को आधार बनाकर बहुत से ग्रंथों की रचना की गई, उसमें भी मैंने भास के नाटक का उल्लेख किया है और आपको इसकी जानकारी भी दी है। तो रामायण का जो, अगर हम सामाजिक चित्रण देखें, रामायण में देखिए मिथिला, विशाला एवं मिथिला, इन दोनों पृथक राज्यों का भी वर्णन है। वैशाली गणतंत्र का नहीं है। रामायण में संपूर्ण उत्तरी भारत, कोसल, अंग, मगध, मिथिला,
कान्यकुब्ज आदि छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। भारत की ऐसी राजनीतिक स्थिति बुद्ध के समय से पूर्व रही थी। अतः यह सिद्ध हो जाता है कि जो रामायण जो है वो बुद्ध के पहले की है, बुद्ध की बाद की नहीं। रामायण का सामाजिक चित्रण 5वीं शती ईसा पूर्व का है। तत्कालीन भारतीय समाज के आर्थिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन का सुंदर चित्रण रामायण में उपलब्ध होता है। इस समस्त विवेचन से ये स्पष्ट है कि परंपरागत विश्वासों से परे यदि हम तार्किक बुद्धि का भी आश्रय लें तो रामायण का वर्तमान प्रतिनिष्ठित स्वरूप ईसा पूर्व 5वीं शती तक स्थिर हो चुकने की पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। अतः बुद्ध के जन्म से पूर्व वाल्मीकि रामायण का वर्तमान रूप स्थिर हो चुका था। यही मान्यता सर्वाधिक तर्क सम्मत दिख पड़ती है। डॉक्टर याकोबी, प्रोफेसर मैकडोनल, डॉक्टर कामिल बुल्के, काशी प्रसाद जायसवाल, जयचंद विद्यालंकार प्रभृति विद्वानों ने भी रामायण का यही समय निर्धारित किया है। इसको आप रामायण के रचना काल के समय में जो बुक्स हैं आप उनको भी संस्कृत साहित्य के इतिहास को आप देखें, डॉक्टर प्रीति प्रभा गोयल का भी देखें, और भी जो संस्कृत साहित्य का इतिहास है बलदेव उपाध्याय की, उसको आप देखें। उसमें आपको सुस्पष्ट हो जाएगा कि रामायण में के रचना काल के विषय में कौन कौन से तर्क और दिए गए हैं। धन्यवाद। इतना ही आज के इस व्याख्यान में। अगली जो कक्षा होगी, अगला जो व्याख्यान होगा वो द्वितीय वर्ष के लिए भारत संस्कृत साहित्य के इतिहास पर ही रहेगा और BA तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में रामायण का बालकांड प्रथम सर्ग, बालकांड का प्रथम सर्ग जो कोर्स में है, पाठ्यक्रम में है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इतिशम शुभम भूयात्।